देखिए देखते हैं हम यहाँ पे कक्षा 9 चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु। देखिए कोई भी पदार्थ जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु होती है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि सजीव जो होता है उसके शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, इसी प्रकार से कोई भी पदार्थ जो होता है इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु होती है। मानव जो है वो प्राचीन काल से ही सोचता आया है कि परमाणु का कोई भी पदार्थ जो होता है वो किस प्रकार से बनता है, परमाणु के बारे में सोचता है। इसमें सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद हुए थे, जिन्होंने ये प्रतिपादित किया कि यदि हम किसी पदार्थ को, यहाँ पे इन्होंने पदार्थ को द्रव्य कहा था, कि अगर छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं और एक निश्चित सीमा के बाद में इनको और अधिक छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया सकता। इन्हीं सूक्ष्मतम अविभाजित कणों को उन्होंने परमाणु कहा था। लगभग उसी समय पर ग्रीक दार्शनिक वे थे डेमोक्रेटिस और ल्यूपिस ने भी यह सुझाया था कि यदि द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब उनको और अधिक विभाजित नहीं किया सकता। इन्होंने इसी अविभाजित कणों को परमाणु कहा था, लेकिन इसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं था, ये केवल दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। यहाँ देखिए दो प्रकार के विचार हैं, एक तो दार्शनिक विचार और एक वैज्ञानिक विचार। दार्शनिक विचार का मतलब होता है केवल सोच पर आधारित, जबकि वैज्ञानिक विचार का मतलब होता है प्रयोगों पर आधारित। इसका कोई वैज्ञानिक या प्रायोगिक आधार नहीं था। 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक इसके ऊपर प्रयोग भी नहीं हुए थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने यह सोचना प्रारंभ कर दिया कि तत्व किस प्रकार से बनते हैं, यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, और इनमें अंतर या फिर इनके बारे में पता करने की इच्छुक हुए और इनके ऊपर ज़्यादा प्रयोग होने लगे। इसी के तहत लेवाइजिए ने रासायनिक विज्ञान के दो महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए थे, जिससे रासायनिक विज्ञान को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान हुआ था। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लेवाइजिए है इसको रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी जनक है ये। इसने सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के नियम दिए थे। इसमें लेवाइजिए तथा जोएफ एल प्राउस्ट, इन्होंने प्रायोगिक कार्य करते हुए दो महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के नियम दिए थे। इसमें पहला नियम था यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम दिया था उन्होंने स्थिर अनुपात का नियम। देखिए फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो हम किसी भी द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, केवल द्रव्यमान के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उतनी से उतनी अधिक मात्रा के अंदर उसका उत्पाद जो होता है वो प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर एक आपका प्रयोग दे रखा है, दो चीज़ें ली गई है यहाँ पर, एक परखनली ली गई है और एक फ्लाक्स लिया गया है। परखनली को नाम दिया हमने X और जो आपका फ्लाक्स है इसको नाम दिया हमने Y। दोनों में दो अलग अलग प्रकार के विलियन भर लिए। अब क्या किया यहाँ पर, परखनली के अंदर फ्लाक्स जो था इसके अंदर परखनली को डुबो दिया और ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, उसके कॉर्क लगा देते हैं और उसके बाद उसका क्या करते हैं, वजन करते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो परखनली तथा फ्लाक्स के अंदर दिया गया विलियन है इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और मिलाने के बाद में इसका क्या करते हैं, वजन करते हैं। तो दोनों का वजन जो होता है वो दोनों में क्या आता है, बराबर आता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद अनुपात जो द्रव्यमान रहता है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप के अंदर बदला जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरा नियम है यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम। देखिए स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि जब भी कोई यौगिक का निर्माण होता है तो यौगिक निर्माण के अंदर दो या दो से अधिक तत्व जो होते हैं वो मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, और यौगिक निर्माण के समय हमेशा यौगिकों के निर्माण में तत्वों का अनुपात जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जल का निर्माण हुआ है। अब देखिए आपने जल में क्या होता है, दो अणु हाइड्रोजन के और एक अणु जो होता है वो किसका भाग लेता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का भाग लेता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1 और जल का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 16। तो दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 2, और एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 16। अगर हम इसको अनुपात को हम क्या करें, सरल अनुपात करें तो क्या अनुपात प्राप्त होगा हमें, 1:8। अब हम किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी जल का निर्माण करें तो जल और हाइड्रोजन का, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा, 1:8 ही रहेगा।
इसी प्रकार से अगर हम बात करें अमोनिया की, देखिए अमोनिया क्या होता है, NH3। NH3 का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का एक अणु है और हाइड्रोजन का अणु कितना होता है, 3 अणु होते हैं। तो नाइट्रोजन का अनुपात है यहाँ पे द्रव्यमान होता है 14 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है 1 और 3 अणुओं का कितना हो गया 3। तो हमेशा अमोनिया निर्माण के अंदर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात जो होगा वो हमेशा 14:3 ही रहेगा। इसे कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। देखो नीचे परिभाषा भी दे रखी है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जॉन डाल्टन का जीवन परिचय तथा जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया परमाणु सिद्धांत।